अस्सलाम वालेकुम। है गैस कैसे ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज मौजूद है 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 6th लेक्चर। इससे पहले हमने 5 लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था। आज हमारे पास है 6ठा लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको एडवांस में बताता चलो, हमारे पास जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको तफसील नहीं मिलेगा, डिटेल नहीं मिलेगा। क्योंकि ए वाला टॉपिक आपको 4th चैप्टर के बाद डिटेल के साथ मिलेगा, तफसील के साथ मिलेगा। तो वहाँ पे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को हम जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। आपके सामने हम इस टॉपिक का तारुफ करेंगे, लेकिन डिटेल के लिए परेशान नहीं रहना, वो हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे 4थे चैप्टर के बाद डायग्राम के साथ, हर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है 9th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 6th टॉपिक, 6th लेक्चर। हमारे पास टॉपिक का नाम है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स, जानदारों का 5 ग्रुप में तकसीम। अब देखते हैं 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, क्या फ़र्क है इनमें। वहाँ पे जाने से पहले हमें डिस्कस करते हैं क्यों हमने जानदारों को ग्रुप में तकसीम किया है। चलो देखते हैं। हमारे पास जानदारों की अक़साम काफ़ी ज़्यादा है, जानदारों के अंदर टाइप्स काफ़ी ज़्यादा है। मैं तादाद की बात नहीं करता, मैं टाइप्स की बात करता हूँ, वैरायटी की बात करता हूँ, क्या कहते हैं, अक़साम की बात करता हूँ। तो शुरू में जानदार के ऊपर इतना स्टडी नहीं हुआ था, तो जानदारों को आसानी के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम किया था। कुछ को नाम दिया था ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, कुछ को नाम दिया था नॉन ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, यानी खून वाले जानदार और बग़ैर खून वाले जानदार। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन था। जो हमारे पास ब्लडेड थे इनमें हमने एनिमल्स को रखा था, जो हमारे पास नॉन ब्लडेड थे वहाँ पे हमने पौधों को रखा था। लेकिन एक क्लासिफिकेशन सिस्टम कामयाब नहीं रहा। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे जानदार भी आ गए जिनके अंदर खून नहीं था, नॉन ब्लडेड थे पौधों की तरह, लेकिन उनके अंदर एक फ़र्क था जो पौधों से उसको अलग करता था। वो क्या फ़र्क था? उनके सेल के अंदर पूरा न्यूक्लियस नहीं था, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं थे, जबकि सारे चीज़ें पौधों के अंदर मौजूद थे। तो ये जो हमारे पास 2 ग्रुप्स का सिस्टम था ये नाकाम हो गया, क्योंकि हमारे पास कुछ जानदार ऐसे आ गए जिनकी खसूसियात एनिमल से भी डिफरेंट थे, प्लांट से भी डिफरेंट थे। तो उसके बाद जानदारों को एक साइंटिस्ट है, शायद मैंने नाम नहीं लिखा है, रॉबर्ट विटेकर, याद रखिए इसको। रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट था, उसने जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पर। अभी हम उन 5 ग्रुप्स को यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ, डिटेल नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं 4th लेक्चर के बाद। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमारे पास जो पहला ग्रुप है जानदारों का वो है प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोट। दूसरा हमारे पास है प्रोटेस्टा, किंगडम प्रोटेस्टा भी हम इसको कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास है फंजाई। चौथा ग्रुप हमारे पास है प्लांटी और 5वां ग्रुप हमारे पास है एनिमिलिया। तो इन पे जाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और बताता चलो, व्हाट इज़ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, पहले इस चीज़ को देखते हैं। एक वर्ड है हमारे पास प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट ये 2 अल्फाज से बना हुआ है, एक है हमारे पास प्रो, दूसरा है कैरियोट। प्रो का मतलब है बिफोर, पहले। प्रो का मतलब क्या हुआ? बिफोर, पहले। और कैरियोट ग्रीक वर्ड कैरियन से अखज़ शुदा है। ग्रीक ज़ुबान में, ग्रीक लैंग्वेज में न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियन, यानी कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस, प्रो का मतलब हुआ पहले। प्रो का मतलब पहले, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। क्या मतलब? न्यूक्लियस से पहले। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से पहले, मतलब वो सेल जो न्यूक्लियस से पहले था, यानी न्यूक्लियस नहीं था उसके अंदर, न्यूक्लियस नहीं बना था लेकिन सेल मौजूद था। इस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। वो सेल जो न्यूक्लियस से पहले है, जिसके अंदर न्यूक्लियस बना नहीं है, तो ऐसे सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल।
यानी वो सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था। न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल है वो ठीक है मौजूद है, लेकिन पूरा न्यूक्लियस नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। इसलिए ऐसे सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस से पहले का सेल। अब देखते हैं, हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आता, इसमें आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आता। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल आपको मिलता है वो ऐसे खुले जगह पे आपको मिलता है। जिस तरह न्यूक्लियस का अपना मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता, इसलिए ऐसे सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, बग़ैर न्यूक्लियस वाला सेल। सिर्फ न्यूक्लियस की बात भी नहीं करते, जितने भी ऑर्गेनेलिज है जिनके अंदर मेम्ब्रेन होता है सब के सब एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा हमारे पास इसके अगेंस्ट में जो सेल है वो उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसका डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, अब आप कंपेयर करके खुद समझ सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल दो अल्फाज से बना है। यू का मतलब है ट्रू, सच्चा, हकीकी, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। यू न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस, हकीकी न्यूक्लियस, मतलब ये वो सेल है जिसके अंदर हकीकत में न्यूक्लियस मौजूद होता है और आपके सामने है। देख ले इस सेल में और इस सेल में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूक्लियस मिलता है, इसलिए हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब क्या हुआ? सच्चा, हकीकी, और कैरियन का मतलब हुआ न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिसके अंदर हकीकत में न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और साथ साथ यहाँ पे सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद होता है जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है जानदारों का वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, अब देख ले मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, अभी आपको खुद समझ आएगा प्रोकैरियोट में कैसे जानदार होते हैं। प्रोकैरियोट वो ग्रुप है जिनके सेल के अंदर पूरा न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। चलो बढ़ते हैं, हमारे पास है सिंपल ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट में बहुत ही सिंपल जानदार है, जिनकी मिसाल आपको बैक्टीरिया की शक्ल में मिलता है, साइनोबैक्टीरिया की शक्ल में मिलता है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। और इसके बाद एविंग प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब इन जानदारों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या मतलब? इनके सेल में नो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता या प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके बाद नो क्लियर न्यूक्लियस, कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एट्रोट्रॉफिक भी होता है। बहुत कम क्लोरोफिल वाले होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। आपके पास बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उनके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। जो हमारे पास पहला ग्रुप था जानदारों का वो था हमारे पास प्रोकैरियोट्स या किंगडम प्रोकैरियोट। इनके अंदर पूरा न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसका नाम ही स्पेसिफिक है इस हवाले से। दूसरा हमारे पास है फंजाई। दूसरा ग्रुप हमारे पास है फंजाई। अब देखते हैं फंजाई को। प्रोकैरियोट्स के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार है वो किंगडम प्रोकैरियोट में है, किंगडम मोनेरा में है। बाकी जितने भी जानदार है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक है। तो क्या मतलब? फंजाई आपके पास क्या है? यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोट की तरह फंजाई का भी सेल वॉल मौजूद होता है। फिर हम डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे कि इनके सेल वॉल में क्या फ़र्क है। इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन फंजाई आपके पास सब के सब एट्रोट्रॉफ्स होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। चलो दूसरी खसूसियात देखते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, एक सेल से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो, ऐसे जानदारों को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक यानी
इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। नो क्लोरोफिल, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो फिर कैसे खुराक हासिल करता है? दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है, डेड मटेरियल्स पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड मटेरियल्स, सही है, दूसरे जानवरों पर डिपेंड करता है। याद रखिए, एक टर्म आपको बताता चलूँ, फंजाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ, मतलब जो बाहर जिस्म से बाहर खुराक को क्या करते हैं? अज़म करते हैं, एंजाइम फेंक के उसको अज़म करते हैं, फिर इसको जज़ब करते हैं, ले लेते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। तो ये हो गया आपके पास फंजाई। एग्जाम्पल क्या है? मशरूम राइजोपस। मशरूम आप जानते होंगे, अपने ज़बान में हम इसको उर्दू में कहते हैं मशरूम भी कहते हैं, कोम्बी भी कहते हैं, जो बहुत बेहतरीन खुराक होता है, जिनके ऊपर छतरी होता है। आपने बारिश के मौसम में अक्सर उगते हुए इनको देखा है। तो मशरूम एक बेस्ट एग्जांपल है फंजाई का, जो हम खाने के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन खुराक है सेहत के लिए, लेकिन याद रखना इनके कुछ टैप्स ऐसे हैं जिनका एक कैप खाने से भी बंदा मर जाता है, उनको हम कहते हैं डेथ कैप। तो वो उनके जो टैप्स है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये आपके पास हो गया फंजाई। फंजाई में क्या था? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूकैरियोटिक था, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, डिपेंड करते हैं दूसरे जानदारों पे और डेड मटेरियल्स पे, और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। मिसाल क्या था आपके पास? मशरूम था और राइजोपस था। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है वो है एनिमिलिया। एनिमिलिया में आपके पास सारे एनिमल्स मौजूद है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जानदारों पे डिपेंड करते हैं, पौधों पे डिपेंड करते हैं। चलो देखते हैं इनकी खसूसियात को। एनिमिलिया में हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता, जबकि फंजाई में भी सेल वॉल है, प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल है और प्लांटी में भी सेल वॉल है। फिर उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है, वो हम आपको आगे बता देते हैं। हेटरोट्रॉफ्स है। अब देख ले, एनिमल भी हेटरोट्रॉफ है, फंजाई भी हेटरोट्रॉफ है, लेकिन फ़र्क है, फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, खुराक को हज़म करके डाइजेस्ट करके फिर ले लेता है, जबकि एनिमल पहले खुराक को ले लेता है, अंदर करता है, फिर इसको डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, जबकि फंजाई आपके पास एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ था। तो यूकैरियोटिक होता है, इनके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। मिसाल क्या है? मैन, फिश, कैमल। इंसान एनिमल किंगडम में है, फिश एनिमिलिया में है, कैमल एनिमिलिया में है। इसके बाद हमारे पास है किंगडम प्लांटी। प्लांटी देख ले, प्लांटी के अंदर आपके पास सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, और प्लांटी का एक अहम खासियत है, प्लांट्स की एक अहम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए पौधों को कहते हैं प्रोड्यूसर, जो एनर्जी सबसे पहले तैयार करते हैं, फिर उसको जानवर ले लेते हैं। तो पौधों के अंदर एक अहम खासियत क्या था कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ है। इसके बाद पौधों के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल था, प्रोकैरियोट के अंदर भी सेल वॉल था, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है। फिर इनके सेल वॉल की कंपोजिशन में फ़र्क है। तो बढ़ते हैं प्लांटी की जानिब। मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं इसके अंदर, एविंग क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एविंग सेल वॉल, इनके सेल में सेल वॉल भी मौजूद होता है। और प्लांट्स भी क्या है? यूकैरियोटिक है, इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड है, एप्पल है, सरसों का पौधा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जिसे हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कमरा है, एक रूम है, ये रूम किसी भी वजह से गिर गया। अब आपके पास क्या है? रूम का डेब्रिस है, रूम का मलबा है जो गिरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? ये जो रूम गिरा हुआ है, इससे आप क्या करते हैं? सबसे पहले ईंट अलग करते हैं। मेरा जुमला गौर से सुनना। आप ईंट अलग करते हैं, लेकिन आप जो पूरे ईंट है, प्रॉपर पूरे का पूरा ईंट है, कंप्लीट ईंट है, आप उनको अलग करते हैं। जो ईंट के टुकड़े हैं, आप उनको तो नहीं उठाते उस मलबे से, तो आप बड़े बड़े यानी पूरा ईंट अलग कर देते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं?
सरिया अलग करते हैं। जो रूम गिरा हुआ है इनके बड़े बड़े जो सरिया है वो आप अलग करते हैं, एक साइड पे रखते हैं, आपने ईंट दूसरे साइड पे रखा, लेकिन ईंट के टुकड़ों को यहाँ पे आपने छोड़ दिया और छोटे छोटे सरियों को भी फ़िलहाल आपने यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़ों को भी आपने एक साइड पे रखा। तो आपने ईंट अलग किया, क्या कहते हैं, सीमेंट अलग किया, सरिया अलग किया, लेकिन ईंट के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, सीमेंट के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, छोटे छोटे सरिया और दूसरी चीज़ें भी पड़े हुए हैं, डस्ट भी है, मट्टी भी है। आपने 3 ग्रुप्स तो बना लिया, किसी को ईंट का नाम दे दिया, किसी को सीमेंट का नाम दे दिया, किसी को सरिया का नाम दे दिया, लेकिन बचा कुचा मौजूद है। यहाँ पे आपको मट्टी मिलता है, यहाँ पे आपको ईंट के टुकड़े भी मिलते हैं, मतलब ईंट जैसे भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे सरिया भी मिलते हैं जिनको आपने अलग किया था। यहाँ पे आपने सीमेंट को अलग किया था, लेकिन सीमेंट के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। मतलब 3 ग्रुप्स आपने वहाँ पे बनाया, वो प्रॉपर ग्रुप्स थे। ईंट का अलग था, सीमेंट का अलग था, सरिया का अलग था, लेकिन जो बचा हुआ है यहाँ पे आपको ईंट लाइक भी मिलता है, आपको सीमेंट लाइक भी मिलता है, आपको सरिया लाइक भी मिलता है, डस्ट भी मौजूद होता है। तो हमारे पास जो प्रोटेस्टा है ये भी इसी तरह आपके पास एक मिक्स, समझो एक मिक्स ग्रुप है। यहाँ पे आपको जानदार एनिमल्स लाइक भी मिलते हैं, लेकिन पूरा एनिमल नहीं है, यानी ईंट की तरह आपको मिलते हैं, लेकिन पूरा ईंट नहीं है बल्कि इनका टुकड़ा है। तो आपको एनिमल लाइक मिलते हैं जिनकी कुछ खसूसियात एनिमल से है, लेकिन पूरा एनिमल नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रोटेस्टा में रखा। यहाँ पे आपको फंजाई की तरह के भी मिलते हैं, यानी सीमेंट भी था, आपने अलग किया, लेकिन सीमेंट के टुकड़े थे वो आपने यहाँ पे छोड़ दिया, तो सीमेंट की तरह है लेकिन पूरा सीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे फंजाई की तरह के एनिमल्स भी है प्रोटेस्टा में, लेकिन पूरा फंजाई नहीं है, इसलिए हमने इसको प्रोटेस्टा में ही छोड़ दिया। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एनिमल लाइक भी मिलते हैं, प्लांट लाइक भी मिलते हैं, एक मिक्स ग्रुप है, इसको हम कहते हैं प्रोटेस्टा का नाम देते हैं। सिंपल यूनिसेलुलर होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन देख ले, प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं, फंजाई लाइक भी होते हैं। इनके कुछ खसूसियात पौधों से मिलते हैं लेकिन पूरा पौधा नहीं है, और कुछ की खसूसियात एनिमल से मिलते हैं लेकिन पूरा एनिमल नहीं है, और कुछ की खसूसियात फंजाई से मिलते हैं लेकिन पूरा फंजाई नहीं है। प्लांट लाइक आपके पास इसमें एल्गी मौजूद होता है, लेकिन एल्गी पूरा प्लांट नहीं है, इसलिए हमने इस ग्रुप में रखा। तो प्रोटेस्टा के अंदर आपको कुछ ज़्यादा किस्म के जानदार मिलते हैं जो पूरे का पूरा एनिमल नहीं है, पूरा प्लांट नहीं है, पूरा फंजाई नहीं है। तो आपके पास था आज का लेक्चर डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन 5 ग्रुप्स। जानदारों को हमने 5 ग्रुप में रखा। हमने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने शुरू में कहा था डिटेल आपको नहीं मिलेगा, डिटेल हम आगे पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कौन सा जानदार प्रोटेस्टा में एनिमल लाइक है, क्या करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर एनिमल के होते हैं लेकिन पूरा एनिमल क्यों नहीं है। इसी तरह फंजाई लाइक और प्लांट लाइक, फिर हम डायग्राम के साथ हर करेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे बयान करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अब तक जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने हमने बता दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।